हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल एग्जाम हट। माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोगों के लिए जीएस में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेके आए हैं और वो है क्वेश्चंस। हम आज आप लोगों को जो चैप्टर मैंने आप लोगों को करवाया था लाइट यानी कि प्रकाश, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं जिनसे बाहर शायद इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। अगर जिन्होंने फंडे अच्छे से पढ़ लिए हैं, जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आप खुद से लगा सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया एक प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित है, वस्तु की स्थिति है। तो ये चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। बात कह रहे हैं कनकेव मिरर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज बना रहा है। ठीक है जी। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु की जगह क्या होगी। एट फोकस होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, एट पोल होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देखिए, उसने चीजों को समझिए, जो चीज आप लोगों को पढ़ाया गया था। कौन से मिरर की बात हो रही है? कनकेव, यानी ये वाला मिरर। ठीक है। और हमें क्या बोला गया है कि वर्चुअल बनाता है। अब भाई वर्चुअल, ये सारे के सारे केसेस जो है इसने रियल बनाए थे। और वर्चुअल सिर्फ और सिर्फ कब बनाया था? जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी हो। फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी हो, उस केस में ही यह आवर्धित, सीधा और जिसको कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें? ये बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, यानी हिंदी में अगर इसकी बात करें, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण आपतन कोण होगा। कितना आपतन कोण बनाएगी? भाई ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वक्रता केंद्र से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मिरर पे जाएगी तो वो हमेशा ही 0 डिग्री पे जाएगी। कितने डिग्री पे जाएगी? 0 पे। ठीक है। यानी यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा ड्रॉ करूंगा तो उसके साथ में हमेशा एंगल किसके साथ देखते हैं? हमेशा नॉर्मल के साथ देखते हैं। और कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मान लिया ये हमारा मिरर है और ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं से कोई रे निकलेगी तो वो नॉर्मल ही है। ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल के अलोंग ही रे जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना एंगल होगा? 0 एंगल होगा। मतलब ये ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथ साथ में। जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, इनके साथ साथ में आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि आपका भी अच्छे से फंडे क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। देखो क्या कह रहा है, रियल इमेज हो। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होना चाहिए और रियल यानी वास्तविक होना चाहिए। इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट when the object is, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? at the distance equal to the radius of curvature, at the distance less than the focal length, distance should be between focus and center of curvature, at a distance greater than the radius of curvature। तो देखो इसने क्या कहा है, हिंदी में भी इसको पढ़ लीजिए। हमें कहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा कह रहा है, कब होगा?
और वो भी ये रियल इमेज की बात कर रहा है, यानी वास्तविक। ठीक है, यहां लिखा हुआ नहीं है, वास्तविक है ये। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा कब बनता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहां पे हो, C और F के बीच में आ जाए, उस केस में वस्तु से बड़ा बनेगा और वो भी रियल होगी। ठीक है, इससे F से आगे अगर लेके जाएंगे तो वो आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये चीज याद रखिए, ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा होना चाहिए? C और F के बीच में, तभी आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, यानी रियल मिलेगा और वस्तु से बड़ा भी मिलेगा। तो अब इसके हिसाब से आंसर कौन सा ठीक होना चाहिए? एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहां पे हो तो इस केस में तो हमेशा अगर ऑब्जेक्ट यहां रखूंगा तो सेम साइज का बनेगा। ठीक है, फिर आ रहा है एट ए डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, यहां पे कह रहे हैं लेस देन, यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस केस में वर्चुअल बनेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर लिखा है इसमें, ये क्वेश्चन गलत है। ये वाली चीज जो है वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर नहीं, फोकस दूरी से कम दूरी पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा हिंदी में। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड, कनकेव रिफ्लेक्टर में बल्ब जो है ऑफ ए टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड, बल्ब कहां पे होना चाहिए? एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई इसकी क्या वजह, इसको 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 कुछ ऐसे समझिए, एक फिगर बना के समझते हैं। जितने भी, ये मान लो मैंने कनकेव ही लिया है क्योंकि बात कनकेव की हो रही है। ठीक है, कनकेव रिफ्लेक्टर है, टॉर्च जो है हम कहां पे रखें? अगर इसके फोकस पॉइंट पे टॉर्च रखेंगे, यहां पे टॉर्च रखेंगे, तो ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसे जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से, यानी फोकस पे रखा होगा तो रेज जो है इंफिनिटी तक जाती है। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप रे रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं होगा, तो ये ए ऑप्शन ही रहेगा, फोकस पे, यानी कहां पे रखा जाए? परावर्तक के फोकस पर रखा जाए, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है जी। द स्टार ट्विंकल एट नाइट, तारे रात में टिमटिमाते हुए प्रतीत नजर आते हैं या प्रतीत होते हैं, उसका क्या कारण है? दे एमिट एनर्जी ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑफ रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सब चीज जो है ऑलरेडी पढ़ा रखी है, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। ठीक है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर में बी, कनकेव मिरर से लीनियर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कितना होता है? रैखिक आवर्धन जो है कितना होता है? देखिए एक चीज है, कनकेव मिरर हमारा ये है, इससे जो मैग्निफिकेशन मिलता है वो पहली बात तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, अब बात आती है m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, m की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है और m इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, यानी आवर्धन जो है वो ये तीनों पॉसिबल है। कह रहा है लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है, कनकेव मिरर की ये खास बात है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जो लाइव हैं वो फटाफट शेयर भी करते रहें, और जिन्होंने अपना एग्जाम हट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं सब पे शेयर जरूर कीजिए। जब तक आप लोगों का सहारा हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों के सहारे के बिना हम भी अधूरे हैं।
जो भी लोग यहां आता है, आने के बाद अपने आप को पहले कुछ दिन जो है उनको लगेगा कि हो सकता है कि हम गलत जगह आए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो है उनको ऐसी फील होगी। हम जो चीज करवा रहे हैं वो चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है, एग्जाम स्पेसिफिक होकर के करवा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण +4 आवर्धन उत्पन्न करता है, वस्तु रखी गई है। वस्तु कहां पे रखी होगी? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण है और आवर्धन जो है प्लस, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू +4 शो करता है। और भाई मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखा है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? फोकस और पोल के बीच में रखा हो। फोकस और पोल के बीच में जब रखेंगे तब ही m की वैल्यू प्लस पॉसिबल है, पॉजिटिव होगी। और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित होगा, बड़ा होगा, मैग्निफाइड होगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर। भाई दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे के 60 डिग्री पे रखे हैं। If an object is placed between them, the number of images produced will be, कितनी इमेज बनेगी वस्तु के, कितने जो है प्रतिबिंब बनेंगे? भाई बिल्कुल स्टार्टिंग का पहले ही जो हमने लेक्चर लिया था उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया है। तो भाई मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल्स टू होता है 360 डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी इवन नंबर में आती है, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, ठीक है, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर 360 डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू ओड नंबर आता है तो एज इट इज इतने नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब अभी के हिसाब से हमारे पास कितना है? एंगल कितना दे रखा है? 360 डिवाइड बाय 60। तो देखिए कितना बन गया, ये 6 पे कैंसिल हो रहा है, n इज इक्वल्स टू 6 आ गया। 6 पॉसिबल नहीं है, एक इमेज कम होगी, एक इमेज कम होगी इसमें से। तो कितना हो जाएगा? 5 इमेजेस बनेंगी। यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। तो भाई 5 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है? वेरी गुड, यहां पे आ जाएगा। ये 5 ऑप्शन जो है आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। भाई कन्वेक्स मिरर ये होता है, ठीक है, ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। इससे जो मैग्निफिकेशन मिलता है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये हमेशा ही प्लस का, यानी आवर्धन जो है हमेशा प्लस का ही दिखाएगा ये। ठीक है, और दूसरी बात यह है, इसमें हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा ही बनेगा, किसी भी केस में हो। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज मोर देन 1। तो m की वैल्यू यहां लेस देन 1 रहेगी, सीधी सी बात है, लेस देन 1। तो लेस देन 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एक से कम होगा आवर्धन। नेक्स्ट आता है स्नेल्स लॉ। भाई सीधा सा क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ जो है वो क्या है? प्रकाश के अपवर्तन में हमने स्टडी किया था। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ यहां से म्यू इज इक्वल टू, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में शेयर जरूर करते रहिए डियर स्टूडेंट। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, इसके बिना पे देखिए हम अच्छे से कंटेंट आप लोगों को नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाब भी दिया करो साथ साथ में।
साथ साथ में क्वेश्चन के जवाब जरूर दिया करो। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो है हमें -0.6 चाहिए है विद ए कनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, अगर आपको आवर्धन जो है वो कितना चाहिए हो, 0.6 लिखा है यहां पे, लेकिन इसमें यहां पे गलत लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही बातें अलग अलग हो जाएगी, दोनों के लिए मैं वैसे बता देता हूं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है फोकस पॉइंट। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब रियल और इन्वर्टेड बनेगा तो सीधी सी बात है, ये m की वैल्यू ये क्या बता रही है, m की वैल्यू <1 है, <1 मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है। ऐसा कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहां कहीं पे रखा जाएगा तो इमेज जो है यहां बनेगी और वो छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यानी वास्तविक बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी। ठीक है, अगर 0.6 लेते हैं तो, और अगर -6 आता है, अगर -6 इनमें से अगर हम -6 मान के चले तो पहली बात तो ये रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा और वस्तु से आवर्धित होगा। उस केस में हमारा वस्तु यहां पे रखा होगा C और F के बीच में और इमेज यहां कहीं पे बनेगी मैग्नीफाइड। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, कंसेप्ट अपने गलत नहीं होने चाहिए, कंसेप्ट पे चलिए बिल्कुल। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 0.6 अगर दे रखा है माइनस का, तो इसका मतलब मैंने कहां पे बताया था, ऑब्जेक्ट हमारा C के पीछे होना चाहिए। तो यहां पे लिखा एट फोकस बिटवीन पोल एंड फोकस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्शन हो जाएगा, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां पे भी ठीक कर लीजिए, ये 0.6 दे रखा है माइनस का और इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कन्वर्जिंग लेंस इज दैट विच कलेक्ट रेज, स्प्रेड रेज, फॉर्म रियल इमेज, फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था भाई। अभिसारी लेंस जो है ये वाला लेंस होता है, इस लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं, यानी कॉन्वेक्स, यानी उत्तल लेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस, और इसी का नाम है अभिसारी लेंस। ठीक है, जो किरणों को क्या करता है, एक पॉइंट के ऊपर जमा करता है, अभिसारित करता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस इसी का नाम है। तो ये चीज सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, कलेक्ट द रेज, किरणें इकट्ठे करता है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो भाई साथ साथ में खुद ही बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या करेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी या उसी दिशा में चली जाएगी। तो इसने कहा है रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये देखिए अगर लाइट जो है आपको पता है रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो व्हीकल में कौन सा मिरर होता है, पहली बात तो ये देखिए, व्हीकल जो होता है उसका साइड मिरर जो लगाया जाता है वो कौन सा मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है, वो हमेशा ही हम उत्तल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो उत्तल दर्पण है यानी ये वाला दर्पण, ठीक है, इस दर्पण की खास बात क्या होती है
कैसी इमेज बनाता है, इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है। तो इसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो है हमेशा 1 से कम ही होता है। ए ऑप्शन 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है जी, हाँ जी। जिन जिनको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लेक्चर जरूर से जरूर देखा होगा, और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर जरूर देखिए, ये क्वेश्चन आपको सारे समझ आएंगे। जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे क्वेश्चन, आपके सारे डाउट इस चैप्टर रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी यूनिट। इनमें से कौन सी इकाई ऐसी है जिनकी कोई इकाई नहीं है। निम्न में से प्रकाश का वेग मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है भाई, लाइट ईयर। क्या मतलब, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो वो दूरी यानी मीटर में मेजर करेंगे। आवर्धन, आवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन जो है उसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी m इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं h डैश अपॉन h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती है, इसकी कोई यूनिट यानी इकाई नहीं होती। लाइट प्रोपगेट इन फॉर्म ऑफ, ये याद रखना है, प्रकाश किस रूप में गति करता है, तो वो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। सी ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय तरंगे की फॉर्म में ट्रेवल करता है, चलता है। ठीक है, ए कनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को हम, ये कनकेव मिरर है हमारा, इसको किस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ए मैग्नीफाइंग मिरर, भाई मैग्नीफाई भी करता है। ए टॉर्च, रिफ्लेक्टर, ठीक है, और कह रहा है डेंटिस्ट मिरर। ए रियर व्यू मिरर, जो साइड मिरर मैंने बताया गाड़ियों का, उसके लिए हम कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसकी वजह है, देखिए भाई, इस मिरर की खास बात क्या है, ये m जो है, पहली बात तो इक्वल टू 1 भी बना सकता है, लेस देन 1 बना सकता है, ग्रेटर देन 1 बना सकता है। पहली बात तो ये रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। तो इसमें प्रॉब्लम रहेगी साइड मिरर बनाने में हमें। ठीक है, साइड मिरर जो है या तो होगा कन्वेक्स, ठीक है, या तो होगा कन्वेक्स मिरर, या फिर होगा प्लेन, आप रख सकते हो। लेकिन प्लेन में और कन्वेक्स मिरर में अगर हम कंपैरिजन करें तो कन्वेक्स चूज किया जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का जो व्यू है वो ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, इफ इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय बिहाइंड द मिरर, भाई कोई भी मिरर हो, चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो या फिर हमारा कोई कनकेव मिरर हो, जब भी मिरर के पीछे इमेज बनेगी, दर्पण के पीछे जब भी कोई प्रतिबिंब बनेगा, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी बी ऑप्शन, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी। अगर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वह दर्पण कौन सा होना चाहिए। तो भाई स्फेरिकल मिरर में 2 तरह के मिरर आते हैं, एक तो यही वाला अपना कनकेव, और दूसरा है ये कन्वेक्स। ठीक है, तो इसने कहा है स्फेरिकल मिरर से वर्चुअल इमेज ही बने, तो वर्चुअल किससे बनेगी भाई, वो कन्वेक्स से बनेगी। ठीक है, कन्वेक्स से और कनकेव से भी बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, और उसने बोला है सिर्फ वर्चुअल। स्फेरिकल ऐसा मिरर जो गोलीय दर्पण ऐसा जिससे हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है, तो वो कौन सा होगा, वो सिर्फ होगा कन्वेक्स। ठीक है, वैसे तो कनकेव भी बनाता है, लेकिन कनकेव में खास बात है, एक ही कंडीशन में बनाता है, जब हमारी वस्तु कहां पे रखी हो, फोकस और पोल के बीच में रखी हो, उस केस में ही बनाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 लेंस है जिनकी पावर हमें दे रखी है, जिनकी क्षमता हमें दे रखी है, कितनी है,
P1 दे रखा है प्लस का 10 डायप्टर और P2 हमें दे रखा है माइनस का 2 डायप्टर। देयर रिजल्टेंट पावर विल बी, दो लेंस है जिनकी क्षमता दे रखी है और हमें कुल क्षमता बतानी है। तो बहुत ही आसान है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो मैंने आप लोगों को करवाया था वहां से क्वेश्चन उठाया है, तो उसका आंसर क्या होगा, P = P1 + P2। तो ये चीज ध्यान रखिए, दोनों को ऐड करना है, कितना आ जाएगा, प्लस का 10 है और एक माइनस का 2 डायप्टर है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 डायप्टर, प्लस का 8 डायप्टर। ठीक है, ये प्लस का 8 डायप्टर आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिए, कंबाइन करने के बाद हमारा दर्पण जो हमारा जो लेंस है वो कौन से लेंस की तरह से कार्य करेगा, यानी कौन से लेंस की तरह से बिहेव करेगा, तो वो प्लस का साइन आया है निकल के। और मैंने आपको बताया था कि P अगर प्लस की है तो इसका मतलब है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स। ठीक है, और अगर आता P नेगेटिव तो उस केस में हो जाता कनकेव लेंस। ठीक है, उत्तल, और इस केस में अगर पावर माइनस में आती तो अवतल लेंस होता। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यानी म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्वेश्चन मैंने जब आपको कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें करवा रखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल अगले ने दे रखी है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। तो म्यू जो है किसके बराबर बताया था, C/V बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, V = C/μ हो जाएगा। C की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू 1.5। ठीक है, और 1.5 को आप 3 को काटोगे तो कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा 2 पे। सो V = आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगी। और ये आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, साथ साथ में शेयर जरूर करते रहिए। जो शेयर कर रहा है बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को हमारी तरफ से विशेष धन्यवाद। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को पहली बार ये जो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे कोर्स जो है प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, HSSC शीट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ में शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये भाई सबसे पहले तो इसको याद रखिए, λr इज ग्रेटर देन λv। तरंग द्रव्य जो है किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो पहले ही बताया था, लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, द मिरर देन मस्ट बी। कह रहा है वस्तु की स्थिति चाहे कुछ भी हो, एक दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण कौन सा होना चाहिए भाई, एक ऐसा दर्पण बताना है जो हर हाल में वस्तु कहीं पे भी रखी हो, हर हाल में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ये जो दर्पण है, ये ऐसा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा और आभासी होगा। तो ये कौन सा होगा, जिसको हम कौन सा बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। मिरर की बात हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेंस में उल्टा है नाम। ठीक है, तो यानी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ये सबको आना चाहिए खुद से ही, जनरल है बिल्कुल ही। लाइट ट्रेवल विद फास्टेस्ट स्पीड, प्रकाश की तीव्रतम गति किसमें, पानी में, निर्वात में, वायु में
ठीक है, तो ये निर्वात हो जाएगा वैक्यूम में। यानी सबसे ज्यादा स्पीड जो है लाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये किस में होती है, निर्वात में यानी वैक्यूम में होती है। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता चला जाएगा, सघन माध्यम होता चला जाएगा, लाइट की स्पीड उतनी ही उस माध्यम में कम होती चली जाएगी। मोहित संगत बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते आपको। नेक्स्ट है द पावर ऑफ लेंस बीइंग +4 डायप्टर सजेस्ट दैट इट इज ए। यह कहने का मतलब यह है कि पावर जो है प्लस का 4 डायप्टर शो किया गया है। अगर किसी लेंस की शक्ति +4 डायप्टर हो तो वह कौन सा लेंस होगा, एक तो कह रहा है कन्वेक्स लेंस होगा। तो भाई पावर जब भी प्लस हो तो आपके दिमाग में यह ना जाना चाहिए, दिमाग में तुरंत चला जाना चाहिए कि वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ये आपको पढ़ा दिया है कौन सा लेंस है, कन्वेक्स उत्तल लेंस। ठीक है, कंसीडर 2 स्टेटमेंट ए एंड बी गिवन बिलो। तो भाई इन स्टेटमेंट को पढ़ करके नीचे के आंसर देने हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, भाई जो रियल होगी वो इन्वर्टेड ही होगी, पक्का है ये, ठीक है, पक्का है, ये बात सही है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, तो जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी आभासी प्रतिबिंब सीधा भी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा भी होता है। जो वास्तविक होगा वो उल्टा ही होगा, आभासी जो होगा वो सीधा ही होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ ए एंड बी ट्रू, बोथ ए एंड बी ट्रू, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज इज ऑब्टेन यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। कह रहे कन्वेक्स लेंस है हमारा, कन्वेक्स लेंस ये वाला लेंस है, ठीक है। कह रहा ऑब्जेक्ट कहां रखें कि इससे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिले सेम साइज की, वो भी। तो भाई यहां सी है, एक सी इस तरफ भी होगा इसका, तो यहां ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसकी इमेज आपको बताई थी सी के ऊपर ही बन जाएगी, सेम साइज की बनेगी। तो कहां पे होना चाहिए, एट 2f, CF को हम 2f भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिए, और इधर भी 2f पे ही इमेज बनेगी। तो यानी सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, 2f। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मैन अप्रोचेस ए प्लेन मिरर, इफ ए मैन अप्रोचेस ए प्लेन मिरर एट द रेट ऑफ 2 km/h देन इट्स इमेज वुड अप्रोच हिम एट द रेट ऑफ। देखो कहने का मतलब ये है, ये आपको पढ़ा रखा है, जब भी मान लिया कोई वस्तु जो है प्रतिबिंब की तरफ जाती है v वेलोसिटी से, v स्पीड से, तो उसको उसका प्रतिबिंब किस स्पीड से आता हुआ नजर आएगा, हमेशा उसकी डबल, यानी v था तो 2v हो जाएगा। यहां पे कितना दे रखा है, 2 km/घंटा, तो कितना हो जाएगा 4, यानी सी ऑप्शन 4 km/घंटा। ये याद रखना, ये पहले ही पढ़ा रखे हैं और उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। जितने क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और आते रहते हैं रेगुलरली। ये पूरे चैप्टर का एक किस्म से निचोड़ है, जिन्होंने ये कर लिया तो इस चैप्टर का कुछ भी फंडा नहीं रहेगा। द मिरर विच कैन फॉर्म ए मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मिरर, एक ऐसा दर्पण जो आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर की बनाता है इमेज, उत्तल छोटा बनाएगा, अवतल बनाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अवतल। ओ सॉरी, कौन सा है, मिरर पूछा है, हाँ मिरर पूछा है, तो मिरर में कनकेव ही आएगा, वेरी गुड, मिरर में कनकेव ही आएगा। अगर ये लेंस होता तो फिर उत्तल होता, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये फ्रॉम है, फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रही है। प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में
एंटर करती है द फ्रीक्वेंसी। तो भाई ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, चाहे वो अभिलंब की तरफ झुकती है या नहीं झुकती या सीधी चली जाती है, आपको एक चीज याद रखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज अनअल्टर्ड बट द वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये चीज भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, और अगर याद नहीं है तो एक बार आपको वो सारा फंडा मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी। ठीक है, यानी v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था, जैसे 1 2 लिखा था मैंने, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, और स्पीड में रेशियो v2 डिवाइड बाई v1 लिखा था, और वेवलेंथ में लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1। ठीक है, ये चीज हमने लिखी थी। अब इसमें एक चीज याद रखना है, जिसमें स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, अगर स्पीड घट रही है तो स्पीड घटने के साथ साथ में वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य भी घटेगा। अब इसने कहा है लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। अगर स्पीड कम होगी तो इसका मतलब जो है वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। ठीक है, ये याद रखिए, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाया। इन फंडे को सारे को जिन्हें पढ़ा अच्छे से मैंने कंसेप्ट करवा दिया था, जिनको वो याद है उसी पे से क्वेश्चन डायरेक्ट बना रखा है। रियल इमेजेस आर क्रिएटेड बाय, रियल इमेज किससे बनेगी? तो बहुत आसान है, जिनको सारी लेंस दर्पण का अच्छे से ज्ञान है कि वस्तु कहां पे रखी हो और उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो वो आराम से लगा लेगा। देखिए भाई, रियल इमेज जो है कौन कौन बनाता है? कन्वेक्स लेंस बनाता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन कन्वेक्स मिरर भी बनाता है। कन्वेक्स मिरर नहीं बनाता, कन्वेक्स मिरर आपको आभासी देगा इमेज। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होगा और कनकेव मिरर होगा। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, याद कीजिए, ये कन्वेक्स लेंस है, ये हमेशा आपको सब तरह की इमेज दे सकता है, रियल भी दे सकता है, वर्चुअल भी दे सकता है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है और मैग्नीफाइड नहीं भी हो सकती है। इसने बोला रियल इमेज, तो ये रियल इमेज बनाता है, नो डाउट। फिर आता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ये वाला मिरर है, ये भी दोनों तरह की इमेजेस बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ठीक है, जीनी जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, देखिए डियर स्टूडेंट, जो जो लाइव आता है एक बार चैनल को जरूर चेक कर लिया करो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको बहुत ही जल्दी ही हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं इनकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जल्दी ही हम ऐप भी मार्केट में लेके आ रहे हैं, सारे कोर्सेस आपको ऐप पे अवेलेबल होंगे, वो भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो फायदा उठा लीजिए। बाद में इन्हीं चीजों का जो है कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस किस का दे रखा है? वाटर का है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, ग्लास का है और कार्बन डाइसल्फाइड का। वो दे रखा है 1.33, 1.43, 1.53, 1.63। हाँ जी, द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट। देखिए सीधी सी बात, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है, तो उसमें स्पीड लाइट की क्या होगी? कम होगी। तो इसमें आपको क्या पूछा है? लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट,
भाई सबसे मंद गति से प्रकाश किस में चलेगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो 1.63 सबसे ज्यादा है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में प्रकाश की जो चाल है वो सबसे कम होगी। ठीक है, फंडे हैं बिल्कुल, जो चीज पढ़ा रखी है क्वेश्चन वहीं से बन रहा है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ वही जानता है जिन्होंने मेरे लेक्चर यहां पे सारे के सारे देखे हैं। जो लाइट से रिलेटेड मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी डाल रखे हैं, जिन्होंने अच्छे से देखे हैं उनको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट समझ में भी आ रहे होंगे और वो अपने आप से लगा भी सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। विवेक गुड आफ्टरनून, थैंक यू। हाँ, साथ साथ में डी ऑप्शन, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करो, जो जो ऑप्शन डालता है भी कौन सा ऑप्शन है, तो साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन नंबर डाले मुझे पता नहीं चलेगा आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स from a rarer medium to denser medium, the ratio of sign of incidence to the sign of angle of refraction is known as। तो भाई क्या बोलेंगे, ये तो बहुत सीधी सी बात है। जब कह रहे हैं लाइट रेरर से डेंसर में जा रही है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इनका रेशियो यानी अनुपात is known as refractive index of rarer medium, refractive index of denser medium with respect to rarer medium। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये हो जाएगा जिस मीडियम में जा रहा है, जिसमें ये वाला एंगल है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। तो ये बन जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखिए, अब बात करते हैं थोड़ी सी जनरल। जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, अब उसका फायदा हम आराम से बैठ करके उठा नहीं सकते। ठीक है, जो आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में शेयर भी करें। अब इसमें आता है बात, कई बार क्या होता है कि हम भाई चैनल पे बैठे हैं, हमें यूं फील होता है क्यों सब्सक्राइब करें, हमारा फोन जो है ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, हैवी हो जाएगा इसके चैनल को सब्सक्राइब करने से। कुछ नहीं होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलेंगे, कौन सा लेक्चर हम डाल रहे हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, और हमें जो है अच्छी चीजें बहुत कम पसंद आती है, अच्छी चीजों से जुड़ेंगे तो कामयाब जल्दी हो जाएंगे, तो इसीलिए भी जरूरी है। हाँ, 35 क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन बी, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, सही आंसर दिया आपने बिल्कुल एकदम। हाँ, 36 क्वेश्चन देखिए, फॉर मिरर मैग्निफिकेशन इज, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है, इसका भी आंसर दीजिए, शाबाश फटाफट। फॉर मिरर मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h ये होता है, उसके साथ साथ में मिरर के लिए, दर्पण के लिए -v/u भी होता है, -v/u। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 मटेरियल। भाई 4 पदार्थ हमें दिए गए हैं, ए बी सी डी के अपवर्तनांक दिए गए हैं क्रम से 1.33, 1.33, 1.43, 1.71, 1.52, ये 4 जो है हमें अपवर्तनांक दिए गए हैं एबीसीडी की पदार्थों के। अब पूछा क्या है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू दीज मटेरियल, एयर से अगर इसमें जाए या इसमें जाए या इसमें जाए या फिर इसमें एंटर करे, द रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम इन द मटेरियल, किसमें रिफ्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा होगा, यानी सबसे ज्यादा परावर्तन जो है अपवर्तन जो है किसमें होगा। तो किस तरीके से आप कह सकते हो, मैंने आपको यह बताया है कि लाइट की जो बेंडिंग है, लाइट जो मुड़ती है अभिलंब की तरफ, वो सबसे ज्यादा किस में मुड़ेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, 1.71 का है। 1.71 किसके लिए है, सी के लिए, तो सी ऑप्शन का ही सी है। ठीक है,
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। 38 का विवेक ए ऑप्शन नहीं आएगा, 38 का आएगा सी ऑप्शन। ठीक कर लो इसको। वेरी गुड विवेक, शाबाश। यही प्रैक्टिस है जो आप लोगों की, जो आप साथ साथ करोगे, यही आप लोगों को आपके कंसेप्ट और फंडे सारे क्लियर कर देंगी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 4 मटेरियल पी क्यू आर एस। 4 मटेरियल दे रखे हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.50, उसके बाद है 1.50 है, 1.36 है, 1.77 है, और उसके बाद है 1.31 है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन सब्सटेंस। तो ये याद रखिए, इसका क्या फंडा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। तो भाई इसमें सीधी सी बात है, इसने पूछा है मैक्सिमम किस में होगी स्पीड ऑफ लाइट, तो मैक्सिमम के लिए क्या चाहिएगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो सबसे कम किस में है 1.31, यानी एस, यानी कि एस में जो है सबसे कम होगी प्रकाश की चाल, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। शाबाश। नेक्स्ट है एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव एज ए। देखो एक चीज आपको पढ़ा देता हूं, यह चीज आपको समझनी है अच्छे से। कैसे? हाँ विवेक वेरी गुड, 39 का डी ऑप्शन सही है। एक चीज देखिए, ये वाला दर्पण जो है हमेशा हमें लगता है कि ये सिर्फ ऐसी ही इमेज बनाएगा, ऐसे रेज आ रही हैं तो वो इस तरीके से क्या करेगा, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, पैरेलल रेज अगर आ रही हैं तो वो एक पॉइंट पे अभिसारित करता है। लेकिन अगर यही दर्पण, यही लेंस जो है हमारा इस तरीके से इमेज बनाना शुरू कर दे तो पॉसिबल है? तो कई कहेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। या फिर ये ऐसी रेज बिना डेविएट हुए सीधी चली जाए तो पॉसिबल है? तो सब मना करेंगे, इनमें से इसको सही बताएंगे। मैं आपको यह बता देता हूं कि ये तीनों ही सही है। और तीनों सही कब है वो समझिए भाई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मटेरियल मैंने बीच में ग्लास ले रखा है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने N2 कहा और इसके चारों तरफ का मीडियम जो है N1 हो, ठीक है, और यहां पे N2 इज ग्रेटर देन N1 है, उस केस में ये बात सही है। अगर यहां पे इसका ही N2 और ये N1 है, ये भी N1 है, अगर यहां पे N1 ज्यादा है N2 से तो ये सही है, ये फिगर सही होगा। मतलब जो ग्लास है, जो इसमें हमने कांच ले रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो जिस मीडियम में रखा है उससे, तो उस केस में ये ऐसे बिहेव करेगा। और सीधा कब जाएगा? जब N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, यानी दोनों का अपवर्तनांक जो है बराबर हो, उस केस में सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। ऐसे ही दूसरे दर्पण के लिए भी होता है। अब बोल रहा है एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव एज ए। भाई ये वाटर है चारों तरफ और अंदर जो है एयर बबल है, एयर, यहां बाहर है वाटर, तो ये किस दर्पण की तरह से बिहेव करेगा? तो ये आपको याद रखना है, ये एक दर्पण नहीं, लेंस, कनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा, कनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, कनकेव लेंस की तरह से, कन्वेक्स नहीं करेगा। कन्वेक्स कब करेगा? जब ये वाटर होता, बाहर का एयर होता, यानी अंदर वाला जो मीडियम है वो डेंसर होता और बाहर वाला रेयर होता, उस केस में हो सकता था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज? आभासी प्रतिबिंब कौन सा बनाता है? सिंपल मैग्नीफायर। सिंपल मैग्नीफायर हम बोलते हैं इस लेंस को, कन्वेक्स लेंस को ही सिंपल मैग्नीफायर बोलते हैं। मूवी प्रोजेक्टर, एन ऑर्डिनरी सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा, ऑल ऑफ दीज। वर्चुअल इमेज, तो भाई वर्चुअल तो ये भी बनाता है। इसके अलावा मूवी प्रोजेक्टर,
एन ऑर्डिनरी सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा, नन ऑफ दीज। तो कौन सा होना चाहिए इसमें भाई? हमारा ए ऑप्शन ही रहेगा। सिंपल मैग्नीफायर जो है ये ही वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रियल बनाएगा मूव, जैसे कर्टन वगैरह जो है, जिस भी किसी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे देख सकें वो रियल हो सकती है, यानी वास्तविक होगी, तभी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, यानी चार पदार्थ पी क्यू आर एस के अपवर्तनांक हमें दिए गए हैं। जब प्रकाश वायु में गति करता है तो इन सभी पदार्थों पर समान कोण आपतित करता है। निम्न में से परावर्तन कोण अधिकतम होगा। देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस पी क्यू आर एस ये दिया है, और कितना है 1.77, इसके बाद है 1.50, इसके बाद है 2.42। ये किसका होता है? डायमंड का, याद रखना, ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, ठीक है। उसके बाद है 1.31। ये चार सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। कह रहा है व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन दीज सब्सटेंसेस, यानी इन सब्सटेंस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है तो एट इक्वल एंगल, बराबर बराबर एंगल पे, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? तो देखिए भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या, पहले तो ये लाइट फॉल की और ये हमने बना दिया नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो ये बैंड हो गई, तो ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो है, अपवर्तित किरण जो है, उसने अभिलंब के साथ जो एंगल बनाया उसी को हम बोलते हैं आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, यानी परावर्तन कोण। अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि सबसे ज्यादा ये एंगल सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा मतलब लाइट जो है जितनी ज्यादा दूर होगी इससे सबसे ज्यादा, तो किस में हो सकता है भाई? इसमें ये याद रखना, जो माध्यम या जो मीडियम जो है जितना ज्यादा कम डेंसर होगा, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, कम किसका है भाई? ये है 1.31। किसके लिए है? एस के लिए है, एस के लिए, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। यानी एस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे कम है, इसीलिए जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और वो अभिलंब से उतना ही ज्यादा दूर भी होगी। तो ये याद रखिए, ठीक है। हाँ 42 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है विवेक, वेरी गुड, शाबाश। ये विवेक के लिए आप सारे जितने भी व्यूअर हैं प्लीज क्लैपिंग जरूर कर दीजिए। लड़का जो है मेरे ख्याल से 10वीं क्लास में है और बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है साथ साथ में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक प्लेन मिरर है और इस पे जो है कोई रे बिल्कुल सीधी जा रही है। सीधी जाने का मतलब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है? 0 डिग्री। मिरर के साथ एंगल 90 दे रखा है, लेकिन हमें मिरर से एंगल नहीं देखना होता, हमें अभिलंब से देखना होता है। यानी लाइट रे जो है नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाती है? देखो ये मिरर हो गया हमारा, ये नॉर्मल है और ये लाइट आके इसको हिट करते हैं, तो नॉर्मल के साथ हम एंगल देखते हैं। तो नॉर्मल भी यहीं पे है और इंसिडेंट रे भी हमारी इसी के ऊपर जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बता देता हूं कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई जो है कितना है? 0 डिग्री है। तो लाइट विल बी रिफ्लेक्ट एज, फिर आर कितना होगा? आर भी तो 0 होगा, वापिस मतलब इसी रे से होती हुई वापिस आएगी। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है अंदाजा लगा लीजिए। इसमें मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम यू नीड एट लीस्ट, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम किरणों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बना पाओगे, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, ये 4/3 है,
ठीक है, 4/3। यानी क्या दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 4/3। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका उल्टा पूछा है भाई, इसका उल्टा पूछा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये लिख सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये पढ़ा रखा है, जिन्होंने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा, मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर था जो मैंने दिया था, तो उसको जरूर देख लेना, ये वहीं से आया है। 1/4/3 तो यानी बन जाएगा 3/4 आंसर। तो ये क्या है, देखिए कहां पे है, 3/4। इसको अब इसने सोल्व करके लिखना पड़ेगा भाई, कितना हो जाएगा, 0.4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 यानी 0.75। तो 0.75 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। वेरी गुड विवेक, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज। तो भाई ये तो सीधे से बात है, स्नेल्स लॉ है, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। तो ये भाई हमारा कौन सा है, स्नेल्स लॉ है। ठीक है, स्नेल का नियम जिसको बोलते हैं, और ये नियम जो है किसमें आया था, हमने किसमें पढ़ा था, अपवर्तन में, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ए पेंसिल डिप्ड इनटू वाटर एट एन एंगल अपीयर ब्रोकन ड्यू टू दी, भाई ब्रोकन नहीं, ये टूटी हुई नजर नहीं आएगी, मुड़ी हुई नजर आएगी। जैसे मान लिया कि ये ग्लास का एक हमने बीकर ले लिया और इसमें कुछ वाटर फिल किया हुआ है, और मान लो पेंसिल हमने ऐसे इसके अंदर डिप की, तो हमें कुछ पेंसिल ऐसे मुड़ी हुई सी नजर आएगी। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। वेरी गुड विवेक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लड़का जो है छोटा सा है, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छे आंसर दे रहा है ये साथ साथ में। द फोकस ऑफ मिरर इज एट इंफिनिटी, द फोकस ऑफ मिरर इज एट इंफिनिटी। एक दर्पण का फोकस अनंत पर है। भाई देखो, पहली बात तो ऐसा कौन सा मिरर हो सकता है जिसका फोकस पॉइंट अनंत पर हो, यानी इन्फिनिटी पे हो, तो वो होता है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कहां है, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका समतल दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, Which one of the following material cannot be used to make a lens? लेंस को बनाने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ जो है सही उचित नहीं है। तो भाई जल, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। देखो प्लास्टिक से बनाया जा सकता है, वाटर से बनाया जा सकता है, ग्लास से भी बनाया जा सकता है, तो क्ले से नहीं बनाया जा सकता, मिट्टी से नहीं बना सकते। ठीक है, मिट्टी से क्यों नहीं बना सकते भाई, ग्लास आपको बनाना है तो उसके अंदर से लाइट आर पार होनी जरूरी है, तो मिट्टी से आर पार नहीं होगी, इन सब में से आर पार लाइट जा सकती है। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 49 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है विवेक, वेरी गुड। नेक्स्ट है, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिराज की फॉर्मेशन यानी मरीचिका, जिसको भ्रम भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है, ये भी पढ़ा रखा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जिन्होंने लेक्चर देखा है, ए टू जेड क्वेश्चन उन सारे के सारे कंसेप्ट पे बेस्ड आ रहे हैं, जितने के जितने मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन करवाए हैं, सारे कंसेप्ट वहीं से हैं। जिन्होंने लेक्चर देखा है अच्छे से, वेरी गुड विवेक। विवेक ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि वो रे ऑफ लाइट, इट विल नॉट अलाउ टू लाइट टू एंटर थ्रू इट, वेरी गुड। 50 TIR बिल्कुल सही जवाब है, 50 का TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब की स्थिति में दर्पण की क्षमता होती है। भाई रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाए
तो मैग्निफिकेशन देखिए, मैंने बताया था m की वैल्यू अगर प्लस आती है तो प्लस आने का मतलब कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, यानी आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। ठीक है जी। उसके बाद m की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सीधी सी बात है, वास्तविक होगा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, शाबाश। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसने पूछा है रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर बन रही है तो m की वैल्यू प्लस होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए रियल इमेज of the same size as that of object. The distance between object and its image will be. तो देखिए इसकी कैलकुलेशन करके देखो, शाबाश। देखिए क्या कहा है, एक कन्वेक्स लेंस है। पहली बात तो कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या कहा है, फोकल लेंथ दे रखी है भाई, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मैंने माइनस का साइन लगाया है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि इस लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा माइनस लेनी है। फॉर्म ए रियल इमेज, सॉरी गलत बना दिया, ये कन्वेक्स पूछा है इसने, कन्वेक्स। कन्वेक्स है तो कैसा होना चाहिए लेंस, कन्वेक्स लेंस हमारा ये वाला है, लेंस बोला इसने। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ हमें लेनी पड़ेगी प्लस में। ठीक है, फॉर्म से रियल इमेज, तो ये रियल इमेज बना सकता है, वो रियल इमेज नहीं बना सकता। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की सेम साइज की बना रहा है, सेम साइज। तो एक सी यहां होता है और एक सी यहां होता है, ये कितना होता है आर और ये कितना होता है आर। ठीक है, पी पॉइंट से। अब जरा देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रियल इमेज बनेगी यहां सेम साइज की, और इसने पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का ये टोटल डिस्टेंस कितना है। आर किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर, यानी 16 हो गया आर। लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना बन रहा है, ट्वाइस ऑफ आर, 2 आर के बराबर, यानी इसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। एक तो हमें प्रेडिक्ट करना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखें और इमेज कहां पे बने, फिर उसने इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 51 का विवेक ए ऑप्शन आएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपकी, मैग्निफिकेशन प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन अगर माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी द कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज एट इट्स फोकस विल बी विच इज। क्या कह रहा है, अनंत पर एक वस्तु के लिए अवतल दर्पण फोकस पर प्रतिबिंब बनाता है। पहली बात, मिरर कौन सा लिया, कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है। और क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है और उसकी इमेज कहां पे बनाता है, वो बनाता है फोकस पर, इस जगह पे इमेज बनाता है। इस जगह पे इमेज बनाएगा तो वो पूछ रहा है कैसी होगी, फोकस पर, एनलार्ज, नो। कभी भी फोकस पर जब भी इमेज बनेगी वो एनलार्ज नहीं होगी, पॉइंट साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, और अगर इंफिनिटी पे है इस केस में तो रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक है, आभासी नहीं बन सकती। तो ये दोनों, पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। इरेक्ट होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड का जोड़ा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का जोड़ा है, तो क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, सारे ऑप्शन को साथ साथ में पढ़ना पड़ता है। सर
प्लीज 51 रिपीट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी आना चाहिए। 51 को रिपीट करना है। 51 को रिपीट करते हैं विवेक, देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या था। 51 क्वेश्चन था इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओ सॉरी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, रियल बोला इसने। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या आना चाहिए? नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है भाई विवेक, थैंक यू, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, मैंने कंसेप्ट आपको ठीक बता दिया, ऑप्शन गलत लगाया है तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, देखिए रियल एंड इन्वर्टेड है तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए क्या बताया मैंने? नेगेटिव। ये देखिए, ठीक है, तो ऋणात्मक होगा। थैंक यू विवेक, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा। 53 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 54 द फोकल लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। फोकल लेंथ को किस में मेजर करेंगे भाई? फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। वाट किसकी यूनिट है? पावर की, क्षमता की, इलेक्ट्रिक पावर जिसको बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर ये भी इसी की है, 1 HP, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। डायप्टर, ये डायप्टर किसकी यूनिट है? शाबाश, कमेंट करके बताओ डायप्टर किसकी यूनिट है? डायप्टर किसकी यूनिट है? शाबाश, कमेंट करके बताइए डायप्टर किसकी यूनिट है? बिल्कुल सही। ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? ये लेंस जो है हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। कह रहा है ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड नियर टू द लेंस। लेंस के नजदीक बनाने के लिए हमें क्या बदलाव करना पड़ेगा? किसी पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी पर्दे पे प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने कौन सा लेंस इस्तेमाल किया? उत्तल लेंस। प्रतिबिंब को लेंस के निकट प्राप्त करने के लिए कौन सा परिवर्तन आवश्यक है? हम चाहते हैं कि भाई जो इसका प्रतिबिंब बने वो इस लेंस के काफी क्लोज बने, तो क्या बदलाव करने पड़ेंगे? तो देखिए, सबसे पहले पूछा है इसने मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस। जैसे जैसे आप लेंस के नजदीक लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को, तो वैसे वैसे ये तो दूर होता चला जाएगा। इमेज जो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, दूर होती चली जाएगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ अगर आप बढ़ाओगे, जैसे मान लिया इसकी फोकल लेंथ अभी यहां बन रही थी, ठीक है, यहां पे इसका फोकस पॉइंट बन रहा था, अब आपने यहां बढ़ा दिया। फोकल लेंथ बढ़ाने से और क्या होगा? इससे भी दूर होगा ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी। द इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। बिल्कुल सही बात है, इसको हम दूर कर देते हैं तो इमेज क्लोज आ जाएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। लेंस से वस्तु की दूरी बढ़ा दीजिए तो अपने आप प्रतिबिंब की दूरी घट जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विवेक ने आंसर दिया डायप्टर यूनिट मैग्नीफाइंग लेंस। डायप्टर यूनिट जो है मैग्नीफाइंग लेंस नहीं, हम ये कह सकते हैं पावर की होती है, पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की पावर जो है वो किस में मेजर की जाती है? डायप्टर में। और ये भी याद रखिए पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। ठीक है, फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो फॉर्मूला ये लगाइए, अदरवाइज 1 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर अगर गिवन है तो 100 लिख दीजिए, 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये होता है। ठीक है, लेंस की पावर जो है डायप्टर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, इन ऑटोमोबाइल
Convex mirror are used to see the traffic coming from behind because मोटर के साइड में, गाड़ी के व्हीकल जो साइड मिरर है उसी की बात हो रही है, पहले भी हमने पढ़ लिया। हमने कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया? उत्तल दर्पण। क्यों इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण? क्या कारण है? इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। वह सुंदर लगते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक नहीं बनाता कभी भी, ठीक है, सुंदर लगते हैं ये भी ऑप्शन नहीं है। वह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका व्यू भी ज्यादा होता है, लार्जर व्यू होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है 3/2। कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, वायु का कांच के सापेक्ष। अब इसने उल्टा पूछ लिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/3, 2/3 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, प्लस का लेना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट दिस कन्वेक्स लेंस में एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से, मतलब ये वाला लेंस जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से इस्तेमाल किया जा सके, तो वस्तु कहां पे रखी जाए? यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, निम्न में से किस स्थिति पर वस्तु रखनी चाहिए ताकि वह उत्तल लेंस एक आवर्धक लेंस के रूप में कार्य करे? भाई मतलब वो इमेज बड़ी बनाए। बड़ी इमेज कब बनाएगा? ये वाला लेंस जो है वो रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। एक तो केस है, इसने बोला है कि 7 सेंटीमीटर पे, भाई फोकल लेंथ और ये है पोल, यहां पे ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो इसकी इमेज मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, नो डाउट। 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर जब होगा तो 10 का दुगना जो है वो हो जाएगा 20, यानी सी और एफ के बीच में आ गया। सी और एफ के बीच में जब भी इमेज ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी। ये भी मैग्नीफाइड बनाएगा भाई, ठीक है, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कैसे। ये हमारा कन्वेक्स लेंस हुआ, ठीक है, और ये फोकस पॉइंट हुआ, ये इसका सी पॉइंट हुआ। इसने बोला है 10, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो भाई, इसने कहा है कि 7 सेंटीमीटर, 7 यहां कहीं पे आएगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर की अगले ने फोकल लेंथ दे रखी है, तो यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड होगी। उसने पूछा है आवर्धित, तो ये एक ऑप्शन, तो ये तो ठीक है ही है, ठीक है, क्योंकि उसने रियल या वर्चुअल का नहीं बोला है, उसने रियल या वर्चुअल का नहीं बोला है। तो भाई जब तक रियल और वर्चुअल का हमें फंडा नहीं क्लियर होगा तब तक यहां पे आंसर 2 भी हो सकते हैं। देखिए फिर बोला है 15 सेंटीमीटर, तो देखिए 15 सेंटीमीटर यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट अगर आप रखोगे, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, यहां पे अगर हम 15 सेंटीमीटर, देखो 10 ये हो गया, यहां कहीं पे 15 आएगा, तो इसकी इमेज जो बनेगी सी पे अगर होता तो इधर भी सी पे बनती, सी से पीछे होती तो सी और एफ के बीच में बनती, लेकिन अब इसने सी से आगे की है तो यहां पे भी सी से आगे चली जाएगी, बड़ी होगी, तो ये ऑप्शन भी ठीक बन रहा है। 20 पे रखेंगे तो सेम साइज की होगी, ये तो नहीं हो सकता। 25 पे रखेंगे, सी के पीछे रखेंगे तो ये छोटी होगी, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ए और बी ऑप्शन दोनों ठीक है, ए और बी ऑप्शन दोनों ठीक है, 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ऑप्शन ठीक है।
लाइट कैन पास थ्रू, लाइट किसमें से गुजर सकती है? तो भाई ये कोई मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। वैक्यूम में से पास हो सकती है, ग्लास में से, एयर में से, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ टू स्फेरिकल मिरर, दो स्फेरिकल मिरर है ए और बी, उनकी फोकल लेंथ दे रखी है। एक की फोकल लेंथ दे रखी है -10 सेंटीमीटर, दूसरे की -20 सेंटीमीटर। दे आर, उनको दोनों को जोड़ करके जो नया मिरर बनेगा या नया दर्पण बनेगा वो कैसा बनेगा? फोकल लेंथ ऑफ टू स्फेरिकल मिरर्स, नहीं दोनों को जोड़ के नहीं बोला है उसने, सीधा ही बोला है दो फोकल लेंथ हमारे दे रखी है -10 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर, तो ये कौन से दर्पण होंगे, उन्हें सिर्फ ये पूछा है। तो याद रखिए जब भी एफ की वैल्यू माइनस में हो या पावर माइनस में हो तो ये कौन से के लिए होता है? हमेशा दर्पण में अगर हम बात करें पावर की बात नहीं आएगी। अगर मिरर होता तो फोकल लेंथ लेनी है, और अगर लेंस है तो पावर को भी ध्यान रखो फिर। तो यहां पे तो इसने फोकल लेंथ नेगेटिव दे रखी है, तो नेगेटिव किसके लिए होगी? हमेशा ये वाला जो मिरर होता है, कौन सा मिरर है? कनकेव, ठीक है, यानी अवतल, अवतल दर्पण के लिए हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। और अगर f इज इक्वल्स टू प्लस दे रखा हो तो कॉन्वेक्स यानी उत्तल, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों की ही माइनस दे रखी है, दोनों की माइनस दे रखी है, तो सीधी सीधी सी बात है दोनों ही अवतल होंगे, बी ऑप्शन। वेरी गुड, शाबाश। A lens of focal length, a lens of focal length 12 centimeter forms an erect image 3 times the size of object। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल लेवल पे आ गया है, ठीक है। देखिए फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज बना रहा है। इरेक्ट जो होगी तो वो वर्चुअल भी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का एग्जांपल है। 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 3 टाइम्स होने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो प्लस का 3, m की वैल्यू +3 है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज, हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी बतानी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए यहां पे मैग्निफिकेशन उसने दे रखा है, दर्पण है, लेंस है, सॉरी लेंस, h डैश अपॉन h विच इज इक्वल टू v बाय u, ये हमें दे रखा है +3, ठीक है। अब इसके लिए आप यूज कीजिए v किसके बराबर है? 3 टाइम्स दी u, ये है। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। अब इसमें देखिए v और u आपको रिलेशन पता चल गया और f आपको गिवन है, f 1 बाय v माइनस 1 बाय u, तो 1 बाय 12 सेंटीमीटर इसने बोला है। तो पहली बात ये भी देखिए कि फोकल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर और इरेक्ट इमेज बनाता हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो सीधी सी बात है ये हमारा कौन सा लेंस है? ये वाला कन्वेक्स। 1 बाय v, v की वैल्यू हमें 3 टाइम्स दी u माइनस 1 बाय u, ठीक है। यहां पे 3 टाइम्स, अब एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करोगे 1 माइनस ये आ जाएगा 3, यानी माइनस का 2 डिवाइड बाय 3u, ठीक है। और इसको सोल्व किया भाई, u के लिए सोल्व किया आपने इसको, -2 इंटू 12 डिवाइड बाई 3, माइनस का 8 सेंटीमीटर तो आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस उसका 3 गुना है, तो 3 × 8 = 24 हो गया।
और इसने पूछा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 + 8, कितना हो जाएगा 24 + 8 यानी 32 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। बाकी टफ नहीं है, जिनको फंडे क्लियर है, जिनको ये फॉर्मूले ध्यान है और ये मैग्निफिकेशन का अच्छे से पता है, वो आराम से इनको लगा सकता है। क्वेश्चन की एक एक टर्म को भी ध्यान से समझना पड़ता है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पूछा है, सिर्फ इमेज या ऑब्जेक्ट नहीं पूछा था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के उसका 3 गुना हमने इमेज वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली और दोनों को ऐड करके पूछा है, तो टोटल 32 हो जाएगा। साइन कन्वेंशन, विवेक ने पहले ही ऑप्शन 65 का ए बोला है। साइन कन्वेंशन यू इज टेकन एज, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन नेगेटिव, हमेशा ही ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा ही ऋणात्मक ली जाती है, ये पक्का याद रखिए। A candle is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of radius of curvature. Concave mirror, ये वाला मिरर, इसमें क्या बोला है? A candle is placed at a distance of u is equals to -15 सेंटीमीटर, माइनस में लेना पड़ेगा। फिर बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दे रखा है 30 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो f कितना हो जाएगा? r डिवाइड बाई 2 यानी के -15 सेंटीमीटर हो जाएगा f, इसकी फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द कैंडल विल बी, इमेज की डिस्टेंस हमें बतानी है। क्या चीज है? पहले तो ये देखिए मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि आपको u भी पता है, v निकालना है और f आपके पास में है। तो फॉर्मूला सीधा लगाइए, कैलकुलेशन करो, शाबाश। कैलकुलेशन किया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f, f की वैल्यू आ गई माइनस का 15 सेंटीमीटर और इक्वल टू 1/v हमें निकालना है -1/15। देखो माइनस का 15 था, मैंने माइनस लगा दिया। तो देखिए कहां पे होना चाहिए। अब बड़ी सीधी सी बात है, चाहे आप कैलकुलेशन करो या ना करो, एक चीज याद रखिए, जब भी ऑब्जेक्ट आपका फोकस पॉइंट पे रखा होगा तो इमेज कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो यहां देखिए ना जरा, u कितना है? -15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर, और इसका फोकस पॉइंट जो है, फोकल लेंथ जो है वो भी कितनी है? 15। तो कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी अनंत पर बनेगा। सी ऑप्शन। $66 का सी ऑप्शन है विवेक। इसके बाद आता है A virtual and erect magnified image of an object is to be obtained from a convex lens. For this purpose, the object should be placed. एक उत्तल लेंस से एक वस्तु का आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इस उद्देश्य के लिए वस्तु कहां पे रखी जाए? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। उत्तल लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ये वाला, सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात हो रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनाएगा? जब वो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा? फोकस और पोल के बीच में रखा होगा, तभी बनाएगा। तो कहां पे रखा होना चाहिए? बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा हो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। जिनको सच में एंजॉय कर रहे हो क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज उनको अच्छे समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं समझ में आ रहे हैं, उनके अभी फंडे क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं उनको एक बार कहूंगा कि वो पहले अपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उनको एक बार ध्यान से देख ले, ताकि उनको वो लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन आपके वहां कवर हो जाते हैं।
ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन जो मैं आपको अलग आएगा, सारे के सारे उस कंसेप्ट में ही क्लियर हो जाते हैं। और सबसे उचित, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की टीम है, उनको प्रोत्साहन दीजिए ताकि वो आपको बहुत अच्छा कंटेंट करवाए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है। जितना हो सके आप अपने लेवल पे शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों को ये कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको सब्सक्राइब करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, शेयर करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी कमेंट्स हमको मिलेंगे, हम अपने आप को कोशिश करेंगे और भी अच्छा जो है कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवाएं। जितना हो सके हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि जो भी कमियां हैं, जो खामियां हैं आज के टाइम में, उसको हम सुधार सकें। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन इज लुकिंग हिज मैग्निफाइड इमेज इन मिरर प्लेस इन फ्रंट ऑफ हिम। कोई आदमी है अपनी मैग्निफाइड इमेज देख रहा है किसी मिरर के अंदर। द काइंड ऑफ मिरर इज, भाई वो दर्पण कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति अपनी आवर्धित प्रतिबिंब देख रहा है तो वो दर्पण किस प्रकार का होना चाहिए? समतल, समतल दर्पण में हमेशा ही वस्तु के प्रतिबिंब के वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब बनता है, तो सेम साइज की जो है इमेज बनेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। उत्तल लेंस में आप याद रखिए मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है, कनकेव मिरर में मैग्नीफाइड बन सकती है, लेकिन उसने क्या बोला है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उसने बोला है मिरर, मैग्नीफाइड इमेज मिरर जो बनाता हो, तो मिरर जो है कन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाएगा। प्लेन मिरर मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? कनकेव मिरर। तो कनकेव यानी अवतल दर्पण ही ऐसा कर सकता है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट? ए कनकेव मिरर कैन गिव ए वर्चुअल इमेज। कनकेव मिरर कैन गिव ए वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही बात। अभी कनकेव जो है मिरर वो वर्चुअल इमेज बना सकता है, नो डाउट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट उठानी है। ए कनकेव मिरर कैन गिव ए वर्चुअल इमेज, कैन गिव, ए कनकेव मिरर कैन गिव ए वर्चुअल इमेज। ये तो सेम ऑप्शन डाल दिया इन दोनों में। यहां पे एक में कन्वेक्स है, यहां पे हिंदी में ठीक लिख रखा है, ठीक है। यहां पे क्या है? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर कैन गिव ए वर्चुअल इमेज, तो ये ठीक हो जाएगा उस केस में। ए कन्वेक्स मिरर कैन गिव ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स मिरर जो है हमारा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कब बनाएगा? जब इंफिनिटी से रेज आ रही होंगी, तो उस केस में जो है वो डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है। ए कन्वेक्स मिरर कैन नॉट गिव ए रियल इमेज। कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यहां कुछ लिखने में गड़बड़ कर रखा है, इसमें देखते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब दे सकता है। अवतल दर्पण, अवतल ये है, आभासी यानी वर्चुअल बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब दे सकता है। उत्तल दर्पण तो बनाता ही है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण कम आभासी प्रतिबिंब दे सकता है। उत्तल दर्पण कम, उत्तल दर्पण कम आभासी प्रतिबिंब दे सकता है। ए कन्वेक्स मिरर कैन गिव ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, ये भी ठीक है, ऑप्शन तो ठीक है। इंफिनिटी पे जब रेंज होंगी तो फोकस पे डिमिनिश्ड बनाएगा, लेकिन इसमें उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दे सकता, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी है। तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। ऑप्शन इनमें डालने में थोड़ी गड़बड़ है, कोई भी एक ऑप्शन इनमें गलत बनाया नहीं, ठीक है। यहां इसने ये जो चीज डाल रखी है वो कहीं ना कहीं गलत है, कोई एक चीज इसमें गलत है।
यस माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम बाद में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।